हेलो दोस्तों। बंदो क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हो जाइए तैयार उत्तर प्रदेश जीके एंड जीएस के लिए, जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज के पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले दोस्तों, जो चैनल पर नए जुड़े हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण या द्रव्यमान का संरक्षण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी स्थिरता का जड़त्व। या दोस्तों इसे ही हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जड़त्व का नियम। यानी न्यूटन ने जो तीन गति के तीन नियम दिए थे, उसमें से जो गति का नियम होता है, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु या स्थिर है या चलमान है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किए जाए, वह स्थिर क्या होती है, वह वस्तु क्या होती है, अपनी यथा स्थिति बनाए रखना चाहती है। ऐसे ही होता है तब हम ट्रेन पर बैठे होते हैं, हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा होता है वह ट्रेन से लगा होता है, और हमारा शरीर का ऊपरा हिस्सा क्या होता है, वो होता है। जैसे ही ट्रेन चलती है और ट्रेन के साथ क्या होता है, हमारा नीचे वाला शरीर चलने लगता है, लेकिन हमारे ऊपरी हिस्से, शरीर का ऊपरी जो हिस्सा होता है, वो क्या होता है, स्थिर होता है, जिसके कारण हमें क्या लगता है, पीछे की तरफ धक्का लग जाता है। तो यह कौन सा नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी जानते हैं, यानी स्थिरता का जड़त्व। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रसायनों में किसका किसका फल पाकन हेतु प्रयोग होता है। एथेफोन, तो सॉरी दोस्तों, इसमें टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा कर दिया है। या एथिलीन होता है, यानी एथिलीन एक शब्द होता है, एथिलीन, मिथियोन, या आइसोप्रोटोन, या एस्ट्राजीन। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला। यानी हम कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस रसायन का इस्तेमाल करते हैं वह कौन सा है, तो इथिलीन होता है। यानी इथिलीन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कच्चे फलों को पकाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक को हास गैस कहा जाता है। मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड, या ओजोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी नाइट्रस ऑक्साइड। यानी नाइट्रस ऑक्साइड को हम किस किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसे हंसाने के लिए। अगर इसी किसी के चेहरे पे हल्का सा स्प्रे कर दिया जाए तो उसे ऑटोमेटिक क्या होगा, हंसी छूटेगी। इसी कारण इसे, इस गैस को क्या कहा जाता है, हास्य गैस कहा भी जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निठुर बर्बादी है। मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, शौकत अली, या मोतीलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था और कहा था यह एक निठुर बर्बादी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था। विलियम यल सिसेर, लुई फिशर, बेब मिलर, या निगली जैदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लुई फिशर। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो इस आंदोलन को कवर कर रहा था विदेशी पत्रकार, वह कौन था, लुई फिशर। अगर बेब मिलर की बात करें तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनका नाम जुड़ा हुआ। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछता है कि कौन पत्रकार था, तो वह बेब मिलर थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस भारतीय का क्या नाम था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, या तेज बहादुर सप्रू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले बी आर अम्बेडकर थे। अगर महात्मा गांधी की बात की जाए तो यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से
चौथे अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय वाले गोल सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। क्योंकि यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वह कौन सा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या लॉर्ड रीडिंग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी लॉर्ड हार्डिंग के समय पहले भारत यानी ब्रिटिश काल में जो भारत की राजधानी कलकत्ता थी वह क्या हुई? दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई। इसी समय कहा जाता है दोस्तों, जो कलकत्ता का विभाजन था यानी 1911 में, 1911 में कलकत्ता का विभाजन रद्द कर दिया जाता है। और एक महत्वपूर्ण घटना और होती है, कलकत्ता से जो राजधानी थी वह उसका हस्तांतरण कहाँ हो जाता है? दिल्ली हो जाता है। और 1911 से लेकर वर्तमान तक का भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली है। यानी 11 से पहले भारत की राजधानी की अगर हम बात करें तो वह राजधानी कौन थी? कोलकाता, यानी पश्चिम बंगाल की जो कोलकाता थी। इसी समय क्या हुआ, लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिसमें क्या होता है कि 1911 में कलकत्ता का विभाजन रद्द कर दिया जाता है और कलकत्ता से नई नई राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित कर दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या अमेरिका के संविधान से? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों डी, अमेरिका के संविधान से। यानी भारतीय जो संविधान का मूल अधिकार है, अगर हम मूल अधिकारों की बात करें तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। 6 मूल अधिकार प्राप्त है। और यह किस भाग में है? तो भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया है। और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक का है? तो ये 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक का इनका संविधान में उल्लेख मिलता है। और यानी मौलिक अधिकारों को हम किस देश से अडॉप्ट किए हैं? तो वह अमेरिका के संविधान से इनको अधिकार को हम लोग क्या किए हैं? अडॉप्ट किए हैं। आपको मौलिक अधिकारों से 3 चीजें हो कि वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और मौलिक अधिकारों का संविधान के तीसरे भाग में उल्लेख है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक का ये उल्लेख हमें मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, या अनुच्छेद 50? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अनुच्छेद 43। यानी मनरेगा कार्यक्रम को यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसे लाया गया? तो अनुच्छेद 43 का ये इम्प्लीमेंट है। क्योंकि अनुच्छेद जो 43 है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी राज्य के नीति निर्देशक स्तर से संबंधित है। यानी राज्य के निर्देशक तत्व में संविधान निर्माताओं ने यह कहा था कि यह राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि राज्य समय समय पर अपने नागरिकों को ये सारे आर्टिकल क्या है इम्प्लीमेंट करेगा। तो उसी तरह से अनुच्छेद 43 में ये कहा गया है कि राज्य जो है एक समुचित दशा में यानी समुचित व्यवस्था के साथ अपने नागरिकों को क्या करेगा? अपने निवासियों को या नागरिकों को क्या करेगा? काम उपलब्ध कराएगा। तो नरेगा मनरेगा क्या है? 43 के तहत अपने नागरिकों को उपलब्ध कराया गया काम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया? 27 जनवरी 2018, 24 जनवरी 2018, 25 जनवरी 2018, या 26 जनवरी 2018? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार यानी जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है यानी उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो इसे 24 जनवरी को यानी प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसे पहली बार योगी सरकार ने 24 जनवरी 2018 को शुरू किया था। यह क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंस है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 14,
अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 29। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी बी आर अंबेडकर के अनुसार जो संविधान की आत्मा है वह कौन सा है? अनुच्छेद 32 को बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा माना है। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें, क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? उद्देशिका को, यानी उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन अगर ये आपसे पूछ लेता है कि बी आर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा को माना, यानी संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को माना है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। यानी 32 में क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड या मणिपुर। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी जम्मू कश्मीर जो अनुच्छेद 370 था, या विशेषाधिकार किसका था? जम्मू कश्मीर का। लेकिन अभी हाल ही में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को क्या किया है? समाप्त कर दिया है। 370 को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर अब इसे क्या कर दिया गया है? संघ शासित प्रदेश कर दिया गया है। यानी अब इसे संघ शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। लद्दाख को अलग संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर को अलग बना दिया गया है। लेकिन आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी चर्चा में था कि अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या 12 जुलाई। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस हम कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। सर्वप्रथम इसे 1887 में 1887 में हम विश्व जनसंख्या बनाना शुरू किए। इसी समय विश्व की, यानी इस समय जो विश्व की जनसंख्या थी कितनी हो गई थी? 5 अरब हो गई थी। 5 अरब हो गई थी। जो पांचवा अरब बच्चा पैदा हुआ वह कब माना जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इसी दिन से प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अतानु दास, दीपिका कुमारी, पर्थ सालुंखे या सुरेश केशव। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी पर्थ सालुंखे जो है ये पहले जो है यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय है लंदन, वाशिंगटन, जिनेवा या वियना। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, वाशिंगटन। वाशिंगटन मतलब यूएसए की राजधानी में जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट कूपन या शेयर कूपन। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी क्रेडिट कार्ड को हम लोग किस रूप में जानते हैं? इसे ही प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नरसिंघम समिति संबंधित है भूमि सुधार से, बैंकिंग से क्षेत्र में सुधार से, श्रम सुधार से या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है बी, यानी बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल निर्यात होता है, बजट घाटा कम होता है, केवल आयात होता है या विदेशी व्यापार नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जो देश ना तो आयात करे ना तो आयात करे, यानी आयात भी नहीं करता है ये, यानी ना तो आयात करे और ना ही निर्यात करे, यानी ना तो वो आयात करता है और ना ही निर्यात करता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? बंद इकोनॉमिक्स, यानी विदेशी व्यापार
बिल्कुल नहीं करता। विदेशी व्यापार में क्या होता है कि एक देश दूसरे देश को आयात करता है और दूसरे देश से निर्यात भी करता है। लेकिन जब बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो विदेशी व्यापार इसमें बिल्कुल नहीं होता है। वह देश न तो कोई सामान आयात करता है और न ही अपने कोई सामान को निर्यात करता है। वर्तमान में अगर हम कह सकते हैं तो दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है, लेकिन अभी पूरी तरह से उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। अगर देखा जाए, विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। आर्थिक अर्थ यानी पूंजीगत अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैट लगता है सीधे उपभोक्ता पर, उत्पादन के पहले चरण पर, उत्पादन एवं बिक्री के मध्य सभी चरणों पर, उत्पादन के अंतिम चरण पर। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी उत्पादन एवं बिक्री के मध्य सभी चरणों पर वैट लगाया जाता था, जो एक अप्रत्यक्ष कर होता था। लेकिन वर्तमान में वैट को समाप्त करके एक नया कर आया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीएसटी। यानी जीएसटी यानी वैट के स्थान पे अब कौन सा कर आया है, जो सभी पर लगता है, जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुपर 301 क्या है? आधुनिक कंप्यूटर, चावल की एक किस्म, कीटनाशक या अमेरिकी व्यापार कानून? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी अमेरिकी व्यापार कानून। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में दो अग्रण कोयला उत्पादक राज्य हैं, झारखंड और उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला, यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ वर्तमान में दो ऐसे राज्य हैं जो भारत के लिए सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, डी है महाराष्ट्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है, राज्य राजमार्गों की बात करें तो यह देश में पहले स्थान पर है। अगर दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है, यानी पहले स्थान पर महाराष्ट्र है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है? दादर व नागर हवेली से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, या पंजाब से? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, गुजरात से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? कनाडा में, ईरान में, सऊदी अरब में, या वेनेजुएला में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भंडार की बात कर रहा है तो भंडार में सबसे अधिक भंडारण की बात करते हैं तो वेनेजुएला में है। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो वर्तमान में सऊदी अरब है। अगर उत्पादन की अगर हम बात करते तो सऊदी अरब पहले नंबर पर है, उत्पादन में सऊदी अरब पहले नंबर पर है। रूस जो है, यानी रूस जो है या दूसरे नंबर पर है, और अमेरिका जो है, अमेरिका जो है या तीसरे नंबर पर है, यानी अमेरिका जो है वह तीसरे नंबर पर है। और ये उत्पादन की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये उत्पादन की बात कर रहे हैं, यानी उत्पादन में सऊदी अरब पहले नंबर पर, रूस दूसरे नंबर पर और अमेरिका तीसरे नंबर पर है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपसे भंडारण की बात कर रहा है, तो भंडारण जो है वेनेजुएला पहले स्थान पर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी? हरियाणा में, कर्नाटक में, पंजाब में, या तमिलनाडु में? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य सरकार ने लागू किया था? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने इसे लागू किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट, या अमरबेल? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी लाइकेन जो है यह है वायु प्रदूषण का जैविक सूचक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आबादी का तात्पर्य है किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से जिनका उनके निवासियों के आवास के प्रयोजन के लिए, कुओं के लिए, हरे पौधों के लिए, या उपरोक्त सभी?
यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। यानी आबादी एक ऐसे समूह को कहा जाता है जिसमें ग्रामवासी रहते हैं, कुओं का भी आवास रहता है, हरे पेड़ पौधों, यानी कहा जाए एक आबादी मिलकर सारे वस्तुओं से मिलकर बनी चीज को ही आबादी तात्पर्य होता है कि यानी वहां जो एक भौगोलिक क्षेत्र होता है उसमें सारे चीजों को मिलाकर ही आबादी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कौशाम्बी। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, यानी अपना प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहा दिया था? सारनाथ में। और सारनाथ वर्तमान में कहाँ है? तो वाराणसी जिले में स्थित है। कुशीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और कौशाम्बी में जैन और बौद्ध धर्मों का दोनों का तीर्थ स्थल पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा मेरठ में, इलाहाबाद कानपुर, गोरखपुर जौनपुर में या लखनऊ सहारनपुर में? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, आगरा और मेरठ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? फ्रैंक लॉयड राइट, सर एडविन लुटियंस, फ्रैंक गेहरी या जहा हदीद? तो आपका राइट आंसर होगा बी, सर एडविन लुटियंस। तो दोस्तों आपका आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, और लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।